वेलकम टू यूपीएससी 2024 टॉपर स्टॉक। आज टॉपर है मेरे साथ विशाल। विशाल हैज सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 439। ही कम्स फ्रॉम हाजीपुर बिहार and it was his third attempt. Civil services examination is very challenging. Many students dream, but their dream comes true when they work hard. आप विशाल से जानेंगे कि इनकी स्ट्रेटजी क्या रही, क्या सोर्स ऑफ स्टडी रहे, किस तरह से इन्होंने पढ़ाई की, और इनका ऑप्शनल था मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैनी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड स्टूडेंट्स दे run away from the technical optionals, but mechanical has been proved a successful subject for the Vishal, and Vishal has got 287. तो आज इन सारी बातों को हम डिस्कस करेंगे विशाल से। विशाल ने बीटेक किया है आईआईटी पटना से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। और दोस्तों, अच्छी बात, जो इंस्पायरिंग बात है वो ये कि 2022 में बीटेक करा और 2022 में ही इन्होंने प्रीलिम्स लिखा। हालांकि वो साल नहीं हो पाया, फिर 2023 का अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट था जिसमें प्रीलिम्स क्लियर हुआ, मेंस नहीं हो पाया, और 2024 में थर्ड अटेम्प्ट में इस बार इनका 439 रैंक है। और जो इनकी कैटेगरी है ओबीसी, उसमें एक्सपेक्टेड है कि इनको प्रॉपर आईएएस मिल जाएगा, ऐसी हम लोग संभावना जता रहे हैं, क्योंकि इनके रैंक के अकॉर्डिंग, इनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही विल बी प्रॉपर आईएएस। तो विशाल, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। Thank you so much, sir, and it's my privilege to get a chance to interact with you, sir. मोस्ट वेलकम। विशाल, आपने जब अपनी तैयारी स्टार्ट की तो उसमें प्राइम एम सिविल सर्विस ही था या पहले कुछ और एम था, क्योंकि आपने मैकेनिकल की तरफ अपना रुझान रखा? सर, तो जैसे जब हम लोग कॉलेज में प्रिपरेशन किया करते थे, तो उस वक्त हमारे काफी सीनियर्स इंजीनियरिंग सर्विसेज साइड ज्यादा इंक्लाइंड हुआ करते थे। बट हम्म। सर, 2020 के आसपास इंजीनियरिंग सर्विसेज से रेलवेज को हटाकर सिविल सर्विसेज में मर्ज कर दिया गया। उसके बाद सर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर ईएससी में वैकेंसीज काफी ड्रास्टिकली ड्रॉप हो गई, 20-25 ऐसे सीट्स आने लगी थी सर। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि जब मेहनत करनी है तो क्यों ना सिविल सर्विसेज साइड की जाए, क्योंकि सर अल्टीमेटली इंजीनियरिंग सर्विसेज करने के बाद ही मैं सिविल सर्विसेज ही ट्राई करता। तो फिर मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग को बेस बना के एंड सिविल सर्विसेज की तरफ मैंने मूव कर लिया अपने प्रिपरेशन को। तो मेहनत करनी ही है तो फिर मेहनत अच्छे से करो, हाईएस्ट पोजीशन पर जाने के लिए करो। वेरी गुड। विशाल, मैकेनिकल में आपका स्कोर था 287, विच वाज द हाईएस्ट ऑफ 2024 इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑप्शन में। तो सोर्स ऑफ स्टडी आपका मैकेनिकल में क्या रहा और कितना ये सब्जेक्ट लेंदी होता है? सर डेफिनेटली ये सब्जेक्ट लेंदी तो होता है, एंड सर मेरा इसलिए सोर्सेस को कंसाइज रखना इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी सारे लोग रेकमेंड करते हैं कि हम लोग इसके अंदर जो टेक्स्ट बुक्स हैं, जो कॉलेज के अंदर जो टेक्स्ट बुक को वो किया जाता है उसको हम लोग फॉलो करें, बट सर उसके अंदर काफी थेरेटिकल कंटेंट ज्यादा होता है। हमें सर एग्जाम ओरिएंटेड एक कंटेंट चाहिए, जो कि सर मैंने मेड इजी के जो पोस्टल पैकेज होते हैं उससे हेल्प लिया था। एंड उसके अलावा सर मैंने नेक्स्ट आईएएस का जो ऑप्शनल एडवांस कोर्स होता है, जो कि प्रीलिम्स एंड मेंस के बीच में करवाया जाता है, उससे काफी हेल्प लिया था। एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी सर जो कन्वेंशनल प्रैक्टिस प्रॉब्लम होता है, जो कि इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्रीलिम्स एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज के मेंस के बीच में होता है, मैंने उसको भी सर फॉलो करा था। तो इन तीन चीजों की हेल्प की वजह से सर मेरा वो हो गया। एंड इसके अलावा सर एक और जो सर सिर्फ एक नेक्स्ट आईएएस ऐसी इंस्टीट्यूशन है जो इंजीनियरिंग मतलब ईएससी सीएससी एंड आईएफएस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के पीवाईक्यूज के सॉल्व्ड बुक्स रिलीज करती है। तो सर वो भी काफी ज्यादा हेल्पफुल थे, क्योंकि हमारे पास और कोई सा भी सोर्स नहीं था कि हम अपने क्वेश्चंस को चेक कर पाए, हमारे पास एक सोल्यूशन रहे। तो जो मैथ और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स होते हैं, मतलब जिनका ऑप्शनल मैथ या इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है, उनके लिए प्री और मेंस के बीच में टाइम बड़ा कम पड़ता है। मतलब चैलेंज रहता है कि कैसे ऑप्शनल और जीएस को बैलेंस करा जाए। तो उस पीरियड में आपने कैसे अपने सब्जेक्ट को कंसोलिडेट किया? क्या आपका रूटीन रहता था, प्लान ऑफ स्टडी क्या रहता था? सर, तो जैसे पहली चीज तो ये कि ये सब्जेक्ट ऐसा है कि इसको सोलली हम लोग प्रीलिम्स एंड मेंस के बीच में नहीं पढ़ सकते हैं, कि मतलब अगर हम चाहें कि हम फर्स्ट रीडिंग हम प्रीलिम्स मेंस के बीच में करें तो ये पॉसिबल नहीं है। ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि बिफोर राइटिंग प्रीलिम्स हमारा एक या दो रीडिंग अच्छे से मैकेनिकल इंजीनियरिंग का हो जाए। वो जो टाइम रहता है प्रीलिम्स एंड मेंस के बीच का, वो कंसोलिडेशन एंड प्रैक्टिस का टाइम रहता है। तो हम्म। उसके अंदर सर मेरा ऐसा स्ट्रेटेजी रहता था कि मैं जो जैसे अभी 80 डेज का टाइम है हमारे पास इस बार के मेंस के लिए, तो हम हम्म। 45 डेज के अंदर पहली बार अपना पूरा सब कुछ कवर कर ले। एंड रिमेनिंग 25 डेज के अंदर 70 डेज इसलिए सर क्योंकि लास्ट 10 डेज हमें जीएस को कम्प्लीटली डेडिकेट करने पड़ते हैं, उसको हम लोग ऑप्शनल नहीं कर सकते हैं।
तो बचे हुए 25 डेज के अंदर हमें सेकंड रिवीजन करना है ऑप्शनल का। एंड सर मैं ऑप्शनल में रिवीजन के लिए रिवर्स इंजीनियरिंग वाली अप्रोच यूज करता था। मतलब ऐसा नहीं कि मैं पहले थ्योरी पढ़ूंगा एंड फिर क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, मैं क्वेश्चन से ही डायरेक्टली स्टार्ट करता था। बेसिक टू एडवांस क्वेश्चन सॉल्व करते आता था, जहां पे फंसता था फिर उसके रिलेटेड कैरिबल्स देखता था। उससे सर काफी टाइम सेव हो जाता था मेरा, क्योंकि ऑलरेडी इतना वास्ट है। एंड उसमें भी सर कुछ कुछ अपने मैंने कंफर्ट जोन मैंने खुद के लिए चार्ट आउट कर लिया था कि जैसे सर आईसी इंजन मेरा कंफर्ट जोन है, तो इसके अंदर मुझे कम टाइम देना है। टाइम प्रायोरिटाइजेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सर एक कंप्रेसिबल फ्लूइड फ्लोस का टॉपिक होता है जो कि इंजीनियरिंग सर्विसेज में हमारे पास नहीं होता है बट सिविल सर्विसेज में होता है। तो उसके अंदर सर मैंने थोड़ा ज्यादा टाइम डेडिकेट किया, क्योंकि उसका बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन पेपर 2 के अंदर आता है हमारे पास। तो सर इस तरह से टाइम प्रायोरिटाइजेशन एंड बहुत सारी प्रैक्टिस, मतलब सिविल सर्विसेज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आईएफओएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एंड एक दो का टेस्ट हम लगा ले सर, तो ये हम मैनेज कर सकते हैं इसको इसके साथ, मतलब प्रिलिम्स एंड मेंस क्या। वेरी गुड। आपने जो चीजें बताई हैं दैट इज रियली गुड इंसाइट फॉर दी स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ टाइम मैनेजमेंट ही इंपॉर्टेंट होता है। और आपने जो रिवर्स इंजीनियरिंग वाला कॉन्सेप्ट बताया कि कैसे हम बैकवर्ड कॉन्सेप्ट पे आ सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करो और अगर जो कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ में आ रहे हैं, जो चीज़ें नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, उसके लिए थ्योरी में चले जाओ। अदरवाइज थ्योरी पढ़ते पढ़ते फिर बाद में टाइम ही नहीं मिलता सॉल्व करने का। तो उस यस सर। उसको बहुत अच्छे से मैनेज किया आपने। एंड दैट इज आई थिंक इससे बहुत सारे स्टूडेंट सीखेंगे, और जो इस बार अटेम्प्ट लिख रहे हैं 2025 में, उनको हेल्प मिलेगी कि कैसे हम क्वेश्चंस के थ्रू थ्योरी में जा सकते हैं रादर डायरेक्टली गोइंग टू थ्योरी फर्स्ट। गुड। अच्छा, ये जो आपने अभी मैकेनिकल के सोर्सेज बताए कि इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बहुत इंपॉर्टेंस है पीवाईक्यूज की, स्पेशली सिविल सर्विस, फॉरेस्ट सर्विस, इंजीनियरिंग सर्विस, आपने तीनों किए। तो यस सर। इसमें कितने ईयर के पीवाईक्यूज आप रिकमेंड करते हैं स्टूडेंट्स को, और साथ में पीवाईक्यूज के अलावा और क्या सोर्स हो सकते हैं जहां से क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए जा सकते हैं? सर फर्स्ट ऑफ ऑल ये हेडेक भी सर हमारा नेक्स्ट आईएस ने दूर कर दिया था। मैं बस उतना ही पीवाईक्यू सॉल्व करता था जो कि नेक्स्ट आईएस की बुक में दिए होते थे। मैंने तो कभी भी पीछे के पेपर्स डाउनलोड करके नहीं लगाए। मतलब जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसके अंदर उस बुक में, मैं उतने ही बस लगा लेता था, उसको बार बार लगाता था। बट क्योंकि उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस काफी ट्रिकी होते थे, उसको मैं डबल ट्रिपल स्टार मार्क डिपेंडिंग अपॉन कि मुझे कितना डिफिकल्ट लगा है, मैं उसको मार्क करके रखता था एंड उसके अकॉर्डिंग मैं वो बना लेता था। उसमें सर अपार्ट फ्रॉम इट सर जो पीवाईक्यूज है उसमें थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन काफी रिपीट होते हैं। कभी कोई सा क्वेश्चन आईएफओएस में आया है, वो अगले साल सीएससी में आ सकता है। तो मैं थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन के टॉपिक्स वहाँ पे बुक से ही चार्ट आउट कर लेता था कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आईएफएस में ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आए हैं, सीएससी में ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आए हैं एंड ईएससी में ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आए हैं। तो इनसे सर शॉर्ट नोट्स खुद के बना लिए एंड उसके बाद बस वही उसी को बार बार रिवाइज कर करके तो उसको याद कर लेता था सर। गुड। एंड सर जो सेकंड पार्ट था कि ऑल्टरनेट रिसोर्स कौन सा फॉलो कर सकते हैं, सर मुझे ऐसा लगता है कि सर हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम और कोई रिसोर्स फॉलो कर पाए। तो अगर इसी को बार बार प्रैक्टिस करें, इसी में से अपने जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस है उसको फाइंड आउट करें, जहां पे हमारी मिस्टेक्स होती है उसके नोट्स बना लें कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं फंस जाता हूँ, तो सर वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि बहुत सारे अलग अलग प्रॉब्लम्स करते रहना। इंटरव्यू के दौरान भी कोई इंजीनियरिंग रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए आपसे? यस सर, एक्चुअली इंटरव्यू में मेरा 60% ऑफ द जो इंटरव्यू था वो इंजीनियरिंग स्पेसिफिक ही चला था। डेफिनेटली वो अप्लाइड नेचर पे था, क्योंकि उसके अंदर मुझसे आईसी इंजन्स में अभी जो हाइड्रोजन फ्यूल्स है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए, ई व्हीकल पे क्वेश्चन पूछे गए थे कि ई व्हीकल के अंदर गियर बॉक्स वगैरह यूज होता है या नहीं होता है। तो मतलब जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं वो कवर किए गए थे। सर उसके अंदर भी इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के अंदर जो बुकलेट मिलती है नेक्स्ट आईएएस की, उसके अंदर सर ये सारे क्वेश्चन जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स वाले क्वेश्चन होते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के, वो कवर्ड था। तो सर उससे भी काफी हेल्प हो गई थी। मतलब ग्रीन हाइड्रोजन वो फ्यूल स्पेसिफिक सर बहुत ज्यादा क्वेश्चन उन्होंने पूछे। वेरी गुड। एंड कमिंग टू द जनरल स्टडीज सेक्शन नाउ, क्योंकि इंजीनियर्स थोड़ा मैथमेटिकल ज़्यादा होते हैं, मैकेनिकल तो सब्जेक्ट भी था आपका, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, कैलकुलेशंस, कॉन्सेप्ट, लेकिन जनरल स्टडीज इज ए बिट थ्योरेटिकल। तो जीएस की Yes. पढ़ाई आपने कैसे, मतलब क्या बेसिक एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, और आपका क्या रूटीन रहता था पढ़ाई करने का, और क्या सोर्स रहता था जीएस में? सर तो जैसे जीएस सर, बीइंग फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, जो स्कूल के भी टाइम पे मुझे सर हिस्ट्री से बिल्कुल प्यार नहीं था। मतलब मैं बहुत ही अवॉइड करता था हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स को, हिस्ट्री वगैरह। एंड दैट्स द प्राइम रीजन कि मैं आईआईटी की प्रिपरेशन के लिए भी गया था। बट सर उसके बाद जब ऐसा डिसाइड करा कि नहीं एग्जाम देना है, तो अब तो पढ़ना ही पड़ेगा।
तो फिर सर मैंने स्टार्ट किया थोड़े से लॉजिकल सब्जेक्ट से, जैसे कि ज्योग्राफी से स्टार्ट किया था मैंने, क्योंकि ज्योग्राफी में कुछ कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो लॉजिकल होते हैं। तो सर उसके लिए मैंने एक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट ज्वाइन करा था, एंड उसके कोचिंग के जो भी लेक्चर्स होते थे उनको फॉलो करा, एंड उनसे नोट्स पे बनाते चला गया। सर मैंने बहुत ज्यादा बुक्स के पीछे मैं नहीं भागा, क्योंकि सर मुझे ऐसा लगता था कि ये अपने आप में सब्जेक्ट सिलेबस इतना बड़ा है, एंड मैं बुक्स भी बढ़ा दूंगा तो फिर मुझे लगता है कि मैं पढ़ते ही रह जाऊंगा, मैं कभी भी एग्जाम क्लियर ही नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि सर एक लिमिटेशन है हमारी ब्रेन की भी। तो मैंने सिर्फ तीन चार बस बुक्स पढ़ी होंगी सर, एक लक्ष्मीकांत जो कि सब लोग पढ़ते हैं, एक स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, एंड उसके अलावा सर एनसीईआरटी फाइन आर्ट्स की, एंड तमिलनाडु बुक की एनसीईआरटी सर वो एंशियंट मेडिवल के लिए। बस सर इतनी ही बुक्स मैंने पढ़ी है, बाकी सब मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स से रेफर करके उसको बार बार मल्टीपल टाइम्स रिवाइज किया है। ये सब प्रीलिम्स के लिए, बट सर मेंस के लिए वही है कि थोड़ा सा मेंस स्पेसिफिक नोट्स बनाकर जो भी टॉपिक्स दिए हुए हैं सिलेबस के अंदर, हर एक टॉपिक के ऊपर अपने माइक्रो नोट्स 2-3 पेजेड नोट्स बना लिए मैंने, एंड उसी को बार बार रिवाइज किया, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की, एंड सर इसके अकॉर्डिंग मेंस मैंने किया। आप अपने मार्क्स शेयर कर पाएंगे विशाल की आपके जीएस में पेपर 1, 2, 3, 4 में कितने थे, एसए में कितने थे और ऑप्शनल में दोनों पेपर में कितने मार्क्स थे? यस सर डेफिनेटली। ऐसे के अंदर सर मेरे 106 मार्क्स हैं। जीएस वन में 106। सर मेरे, यस सर 106। जी। जीएस वन में सर मेरे 87 मार्क्स हैं। हम्म। जीएस टू में सर मेरे 113 है, हम्म। 113। हम्म। एंड जीएस थ्री में मेरे 91 है। हम्म। जीएस फोर में सर मेरे 102 है। और ऑप्शनल मैकेनिकल पेपर वन में वन क्या? में ऑप्शनल पेपर वन में 141 है, एंड ऑप्शनल पेपर टू में सर 146 है। वाह। तो आपको ऑप्शनल में काफ़ी अच्छा स्कोर आपका रहा एंड डेफिनेटली कई स्टूडेंट ये सोचते हैं कि मैं इंजीनियरिंग लूं या नहीं लूं, थोड़े डिलेमा में रहते हैं। और उनका कंसर्न इसलिए रहता है कि ये जो फियर ऑफ लॉन्ग सिलेबस, लेंदी सिलेबस है, या कई बार ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट के जो टॉपर्स हैं वो ये बोलते हैं कि ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट आसान था, सिलेबस कम था, जीएस में हेल्प हुई। तो आप इसको कैसे देखते हैं कि आपने स्कोर बहुत अच्छा करा, क्योंकि इस साल 2024 के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो 287 इज वेरी गुड स्कोर। यस सर। सर तो जैसे ये जो अभी डिलेमा आ गया, ये मोस्ट ऑफ द ये जो फियर फैक्टर है वो यहाँ से भी आता है कि सर हमें ऑन द डे ऑफ द एग्जामिनेशन हमें बहुत ज्यादा प्रिसाइज होना पड़ता है, क्योंकि इंजीनियरिंग ऑप्शनल एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर अगर हमने कैलकुलेशन एरर्स किए तो हमारे मार्क्स बहुत ही ड्रास्टिकली डाउन हो सकते हैं। तो हमें इसमें एक्यूरेसी का बहुत खास ध्यान रखना पड़ता है, जो कि ह्यूमैनिटीज के अंदर उतना वो नहीं है। उसके अंदर हमें थेरेटिकल आंसर्स लिखते हैं, ये फियर वहां पे नहीं रहता। एंड सेकंड सर लॉन्गेविटी। तो सर मुझे ऐसा लगता है कि ये इंटरेस्ट वर्सेस लॉन्गेविटी का जो डिलेमा रहता है, उसमें सर ये चीज हमें अपने आप को फिट करके देखना पड़ेगा कि हम किस साइड फिट करते हैं। जैसे सर मेरा इंटरेस्ट था मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मुझे अच्छा लगता था कि लॉजिकल चीजें भी रहे इसके अंदर, क्योंकि सर मैथ्स हमेशा से मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा करता था, एंड फिजिक्स भी मुझे 11th क्लास की बहुत पसंद थी। एंड जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो सब्जेक्ट है वो इट्स द एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ 11th क्लास फिजिक्स, जो कि हम आईआईटी जेईई पढ़ते हैं, वहाँ पे भी थर्मोडायनेमिक्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जैसे सब्जेक्ट थे वहाँ पे भी। तो मेरा इंटरेस्ट इन जनरल इसके अंदर था, तो मैं मेरा यही मैसेज है एस्पिरेंट्स से भी कि अगर आपका इंटरेस्ट है एंड आप कैलकुलेशन वाइज थोड़ा स्ट्रॉन्ग है एंड आप प्रैक्टिस कर सकते हो, तो ये ऑप्शन बहुत ही ज्यादा रिफ्रेशिंग भी होता है, क्योंकि हम जीएस में इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ रहे होते हैं ऑलरेडी, एंड उसके साथ हमारा एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑप्शनल या फिर मैथ्स ऑप्शनल, इसका कोई सा एक ऑप्शनल रहे तो थोड़ा सा रिफ्रेशिंग वो भी रहता है, एंड इसको हम लॉन्ग टाइम के अंदर सर, जैसे मान लीजिए कि फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर नहीं हुआ, तो सर सब्सिक्वेंट अटेम्प्ट्स में ये एक पर्टिकुलर ऐसा ऑप्शन है जो आपको स्ट्रांग होते ही जाता है। मतलब इसमें हम और कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करते जाएंगे और क्वेश्चंस करते जाएंगे, तो हमारा स्ट्रेंथन हो जाएगा चीजें ये सब। वेरी गुड। एनी स्पेसिफिक गाइडलाइंस, सजेशन या टिप्स आप स्टूडेंट को देना चाहें जो इस बार मेंस लिख रहे हैं, और या फिर फ्रेशर के लिए कोई टिप्स देना चाहें? सर प्रेशर के लिए मेरा यही टिप रहेगा सबसे बड़ा कि सबसे पहले एक अच्छी सी इंस्टीट्यूट को पकड़ो, एंड उसके बाद मतलब सेल्फ स्टडी में सर हम भटक सकते हैं कि इधर उधर हम हो जाए, कोई गलत गाइडेंस में पड़ जाए, इसलिए कोई एक अच्छी सी इंस्टीट्यूट पकड़ो एंड एक बार अच्छे से पूरा सिलेबस पढ़ लो, शॉर्टकट्स के पीछे मत भागो, क्रैश कोर्सेज के पीछे मत भागो, एक बार अच्छे से डिटेल स्टडी कर लो, एंड उसके बाद अपने सारी स्टडी को पीवाईक्यू के अकॉर्डिंग अलाइन कर दो। तो इससे सर शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम में अगर एग्जाम क्लियर करना है, तो इसके लिए सर हमें शॉर्टकट्स नहीं लेने पड़ेंगे। सबसे बड़ा मैसेज मेरा प्रेशर को यही है। एंड सर जो इस बार के मेंस लिख रहे हैं उनके लिए मेरा यही एक मैसेज है सर कि आपको अभी 12 आवर्स, 13 आवर्स, 14 आवर्स जितने देने हैं, अभी दे दो। ये सबसे क्रूशियल स्टेज है, मेन स्टेज।
यहाँ पे अगर आपने अच्छा स्कोर कर लिया 800 के आसपास, अगर आपने इसमें स्कोर कर लिया, तो आपका जो प्रिपरेशन है वो इंटरव्यू प्रूफ हो जाएगा। आपकी कोई ना कोई रैंक में कोई ना कोई से रैंक आपकी लिस्ट में पक्की से आ जाएगी। एंड सर लास्ट में ये सब कुछ वर्थ इट होता है। अभी बहुत ज्यादा पेन होगा, बहुत सारे इमोशनल ब्रेकडाउन होंगे, बहुत कुछ अभी फील होगा कि यार इतना डिफिकल्ट क्यों है, आंसर राइटिंग इनर्शिया भी आ रहा होगा। बट एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द साइकिल, जहाँ पे सर एग्जाम क्लियर होता है, ये सब कुछ वर्थ इट होता है। वेरी गुड, गुड सजेशंस। और मुझे उम्मीद है कि जो लोग इस बार लिख रहे हैं उनको जरूर हेल्प मिलेगी। विशाल, लास्ट में एक कमेंट नेक्स्ट आईएएस के लिए क्या बोलना चाहेंगे आप? सर नेक्स्ट साइज का तो बहुत बड़ा रोल है। जैसा कि सर मेरे मार्क्स भी दिखते हैं, मैंने एक ही जगह सर बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया, वो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। बाकी सारे सब्जेक्ट मेरे एवरेज एवरेज स्कोर है, जीएस सब्जेक्ट्स के अंदर या फिर एसए के अंदर। बट एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मैंने बहुत अच्छा स्कोर किया, जिसकी वजह से मेरी ये रैंक आ पाई। एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए सर मतलब मेरा गो टू रिसोर्स है, चाहे मुझे इंटरव्यू के लिए हेल्प चाहिए या फिर मेंस के लिए हेल्प चाहिए, वन गो टू रिसोर्स इज मेड इजी एंड नेक्स्ट आई सर। ये दोनों ने बहुत हेल्प की है मेरी, बुक से लेके लेक्चर तक सब कुछ। So, dear friends, MadeEG provides coaching for the engineering services and GATE. That is our initiative for technical exams. And we provide coaching for civil services through Next IAS for general studies and optional subjects, including advanced courses for technical subjects. तो अगर आपको कोई सहयोग चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, और किसी तरह का आपको कोई रिसोर्स चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आप विशाल, अगर आपसे कोई जुड़ना चाहता है तो कमेंट बॉक्स में अगर आपके लिए रिक्वेस्ट करें तो आप उसमें रिप्लाई कर देंगे उनको? यस सर। तो डियर फ्रेंड्स, आप रिप्लाई कर सकते हैं। और विशाल, आप चाहें तो अपना उसमें टेलीग्राम या कोई ऐसा चैनल का लिंक पोस्ट कर दीजिएगा ताकि स्टूडेंट्स उसको फॉलो कर सकें आपको। एंड वंस अगेन विशाल, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड मैनी मैनी थैंक यू सो मच। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू योर पेरेंट्स। और पूरे बिहार के लिए और मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए तो खास करके लिए आप आइकॉनिक हो, क्योंकि हाईएस्ट मार्क्स हैं आपके और आईआईटी से आप प्रोडक्ट हैं, तो एक आईआईटीएन होने का एक गर्व होता है। क्योंकि मैं भी आईआईटी बीएचयू का प्रोडक्ट हूं, तो आई कैन फील दैट। So, once again, congratulations and thank you very much for joining the Toppers Talk. All the best. थैंक यू सो मच सर।